वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेरोक्सिसोम्स है, जिसमें हम स्टडी करेंगे असेंबली और बायोजेनेसिस ऑफ पेरोक्सिसोम्स। फिर हम स्टडी करेंगे कि जो प्रोटीन की जो टारगेटिंग होती है पेरोक्सिसोम में कैसे होती है। फिर लास्ट में हम स्टडी करेंगे कि जो पेरोक्सिसोम का जो फंक्शन क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन। डी ड्यूवी ने डिस्कवर किया था पेरोक्सिसोम्स को 1965 में लीवर सेल से। और ये जो पेरोक्सिसोम जो नाम दिया गया है इसलिए दिया गया है इस ऑर्गनली को, क्योंकि ये स्पेशली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। इसके अलावा जो हम अगर कहें जो पेरोक्सिसोम होता है ये स्मॉल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गनलीज होता है, जिसके अंदर तकरीबन क्या है 50 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पेरोक्सिसोम्स को अगर हम देखें कि 500 पेरोक्सिसोम्स ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल के अंदर। और अगर इसका साइज देखें ह्यूमन सेल के अंदर ही 0.6 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। और ये पेरोक्सिसोम प्लांट सेल, फंजाई और प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है। पेरोक्सिसोम असेंबली और बायोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हमें ये चीज़ हमें पता है, जैसे कि जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं इसका अपना कोई जीनोम नहीं होता है। और पेरोक्सिसोम का जो मैट्रिक्स जो प्रोटीन होता है ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियर जीनोम में। फिर उसके बाद ये ही प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद, यानी जो फ्री राइबोसोम में सिंथेसाइज होने के बाद ये इंपोर्ट हो जाता है, यानी उसको इंपोर्टेड कर देते हैं पेरोक्सिसोम के अंदर। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो हमने इसे लिखा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा और ये मैसेंजर आरएनए क्या है साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। साइटोप्लाज्म में जैसे ही मैसेंजर आरएनए पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या है राइबोसोम के साथ ये बाइंड हो जाएगा, तो हम इसे लिख रहे हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम के साथ जैसे ही बाइंड होगा तो हमारा प्रोटीन का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यही मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, जो ये हमारा प्रोटीन बन गया है, तो यानी ये प्रोटीन बन गया। स्पेशली प्रोटीन हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। यही जो मैट्रिक्स जो प्रोटीन है हमारा, ये मैट्रिक्स प्रोटीन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, हमारा पेरोक्सिसोम्स में, पेरोक्सिसोम्स में। तो इसके अलावा जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन सेम क्या है कि फ्री जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसको सिंथेसाइज करता है, कहाँ पे सिंथेसाइज करता है, साइटोसोल में सिंथेसाइज करता है। इसके बाद इसको टारगेटिंग कर दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है कि टू वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, V1 और V2। और ये वेसाइकल फिर क्या होते हैं जिसमें आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर पेरोक्सिसोमल असेंबली प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि सेम हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया, तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए आ जाता है तो राइबोसोम के साथ ये बाइंड हो जाता है, ये हमारा राइबोसोम है। तो राइबोसोम के साथ राइबोसोम जैसे ही इसको क्या है ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसका ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो ट्रांसलेशन हो के स्टार्ट हो जाने के बाद तो अब ये जो ट्रांसलेशन हो के हमारा पॉलीपेप्टाइड बना है, तो यानी जो प्रोटीन बना है ये प्रोटीन स्पेशली होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन
प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के अलावा इसमें प्रोटीन प्रेज़ेंट होता है पेरोक्सिसोमल पेरोक्सी पेरोक्सिसोमल जो प्रोटीन है, ऑक्सोसोमल असेंबली प्रोटीन होती है इसके अंदर, असेंबली प्रोटीन। अब यही जो प्रोटीन हो गया है, ये हम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम की तरफ। एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में पहुँचने के बाद फिर उसके बाद एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम 2 वेसिकल का फ़ॉर्मेशन करता है, V1 और V2 का फ़ॉर्मेशन करता है और ये V1, V2 आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़्ड हो जाते हैं। फ्यूज़्ड हो जाने के बाद क्या है कि पेरोक्सिसोम का फ़ॉर्मेशन होता है। फ़ॉर्मेशन हो जाता है और ये जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, इसकी जो असेंबली या बायोजेनेसिस होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट मेथड से होता है। तो ये डिस्टिंक्ट मेथड होते हैं, नंबर फर्स्ट डी नोवा पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस पाथवे। तो डी नोवा का मतलब होता है न्यू, यानी न्यू पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन। इसके बाद जो सेकंड जो हमारा मैकेनिज़्म है असेंबली और बायोजेनेसिस का पेरोक्सिसोम्स का, इसको हम कहते हैं ग्रोथ डिवीज़न मॉडल कहते हैं। आइए हम इस दोनों ही जो पाथवे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, पेरोक्सिसोम का जो असेंबली है यानी बायोजेनेसिस है, इसको हम कहते हैं डी नोवा पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस पाथवे। तो डी नोवा का मतलब होता है न्यू, यानी न्यू पेरोक्सिसोम्स का फॉर्मेशन या असेंबली की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ क्या है, हम लोगों का ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, हम लोगों का ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद ये हमारा साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है कि जो हमारा लार्ज सब यूनिट राइबोसोम है, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम है, वो इसके साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है या उसके साथ अटैच हो जाता है। इसका फिर हमारा ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का। तो ये ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो गया। ट्रांसलेशन होने के बाद जो ये प्रोटीन है, हम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही ये प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन हो जाता है, होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2 वेसिकल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम V1 वेसिकल कहते हैं, फिर V2 वेसिकल कहते हैं। अब ये V1 और V2 जो वेसिकल्स होते हैं, ये बड ऑफ हो जाता है, बड ऑफ हो जाता है और बड ऑफ हो जाने के बाद ये जो वेसिकल्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाता है। फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है, पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी पेरोक्सिसोम बन जाता है हमारा। अब हमें ये याद रखना है कि ये जो पेरोक्सिसोम बना हुआ है, वो बना हुआ है V1 और V2 के फ्यूज़न की वजह से। अब इस V1, V2 में होता क्या-क्या है कि जो V1 और V2 होता है, इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसका हमने क्या है, ट्रांसलेशन साइटोसोल में होता है, फ्री राइबोसोम में, और इसमें प्रेज़ेंट होता है पेरोक्सिन्स। पेरोक्सिन जो कि पेरोक्सिसोम के असेंबली में हेल्प करता है, वो प्रोटीन प्रेज़ेंट होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स जो प्रोटीन है, वो अब यहाँ देखिएगा पेरोक्सिसोम में ये हमारा मैट्रिक्स प्रोटीन है, मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये मैट्रिक्स प्रोटीन आता कहाँ से है? मैट्रिक्स प्रोटीन आता यहाँ से है, देखिए साइटोसोल में हमारा साइटोसोल के अंदर ही पास में हमारे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या है, साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में आने के बाद ये मैसेंजर जैसे ही साइटोसोल में आता है, तो हमारा जो साइटोसोलिक जो राइबोसोम है उसके साथ क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है।
तो बाइंड हो जाने के बाद इसका ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने के बाद ये प्रोटीन क्या है, ट्रांसलोकेट हो जाता है पेरोक्सिसोम की तरफ, और यहीं पे ये जो प्रोटीन है फिर उसके बाद एंटर कर जाता है इनसाइड द पेरोक्सिसोम। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी नोवा पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस पाथवे। अब हम नेक्स्ट पाथवे की बात करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या है हम लोगों का जो बायोजेनेसिस होता है या हमारे जो पेरोक्सिसोम है उसकी असेंबली होती है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ डिवीजन मॉडल कहते हैं। सेम एग्जाम्पल को ही हम वापस ले रहे हैं कि इसमें क्या है कि सेम हमारा ये सेल है, सेल के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और ये मैसेंजर आरएनए क्या है हमारा साइटोसोल में आ गया है। तो साइटोसोल में आने के बाद हमारा जो फ्री राइबोसोम है इनके साथ बाइंड हो जाता है और प्रोटीन का क्या है ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन जैसे ही ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो गया, ये हमारा क्या है ट्रांसलोकेट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलोकेट होने के बाद टू वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, V1 और V2 वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया। और ये वेसिकल क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ हो जाता है। अब ये बड ऑफ हो गया है, V1 और V2 में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा पेरोक्सिसोम्स का, और पेरोक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा जो कि पेरोक्सिसोम असेंबली में हेल्प करता है। ये V1 और V2 अब हमारा आके यहाँ फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद हमारा पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पेरोक्सिसोम में अब हमने कहा कि ये जो प्रोटीन है ये मैट्रिक्स प्रोटीन है। अब ये मैट्रिक्स जो प्रोटीन है यहाँ पे कहाँ से आया, इसको इस तरीके से समझते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। मैसेंजर आरएनए क्या है हमारा साइटोसोल में आ गया। आने के बाद क्या होगा, ये साइटोसोलिक जो राइबोसोम है ये इसके साथ बाइंड हो जाता है और जो हमारा ये मैसेंजर आरएनए है ये ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है इसका। अब जैसे ही ये ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा प्रोटीन ट्रांसलोकेट हो जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर। फिर उसके बाद इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं कि जो साइटोसोल में जिसका फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद क्या एक प्रोसेस होता है कि ये पेरोक्सिसोम का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ का मतलब होता है जो साइज होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइज इंक्रीज हो गया है। साइज इंक्रीज होने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स जो प्रोटीन है, तो हम इसे लिखते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये मैट्रिक्स जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी हमारा क्या हो जाता है, ये रेप्लिकेट हो जाता है, रेप्लिकेट हो गया है। रेप्लिकेट होने के बाद आप देख सकते हैं ये 1 यानी ये 2 यानी दो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया मैट्रिक्स प्रोटीन का। इसके बाद क्या होता है कि इसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पेरोक्सिसोम, एक पेरोक्सिसोम यहाँ बन गया है और एक पेरोक्सिसोम ये बन गया है ऑक्सीसोम का फॉर्मेशन हुआ है। तो यानी ए जो पहले से ही हमारा पेरोक्सिसोम प्रेजेंट था उससे हमारा 2 पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन हुआ है। इसी को हम ग्रोथ एंड डिवीजन मॉडल कहते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो ग्रोथ एंड डिवीजन जो मॉडल है, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से ही जो पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है उससे ही क्या है हमारा टू न्यू हमारा पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को हम ग्रोथ एंड डिवीजन मॉडल कहते हैं।
अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो प्रोटीन की जो टारगेटिंग कैसे होती है। तो अब ये प्रोटीन कौन से प्रोटीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी टारगेटिंग क्या है, पेरोक्सिसोम्स में कैसे होती है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जो पेरोक्सिसोम्स प्रोटीन होते हैं, यानी जिसको हम पेरोक्सिसोमल प्रोटीन यानी हम मैट्रिक्स प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन है, इसमें एक हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है, कंजर्व सीक्वेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, PTS1 सीक्वेंस कहते हैं। इसको हम SKL सीक्वेंस भी कहते हैं, जिसमें 3 अमीनो एसिड होते हैं, सेरीन, यहाँ पे होता है लाइसिन और ल्यूसिन। ये 3 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं और ये हमारे C टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, C टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। और इसी C टर्मिनल पे जो ये 3 टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, यानी PTS1, तो ये PTS1 प्रेजेंट होता है, इसको क्या करता है, एक प्रोटीन इसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद इसको पेरोक्सिसोम्स में क्या है, ट्रांसलोकेट करता है। तो आइए हम इसे एक पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सेम एग्जांपल को ले रहे हैं कि एग्जांपल क्या है हमारा, कि ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में हुआ और ये मैसेंजर आरएनए हमारा आ गया है साइटोसोल में। साइटोसोल में क्या है, हमारा राइबोसोम इसके साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद क्या है, हमारा प्रोटीन का ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो गया। ट्रांसलेशन होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, ये प्रोटीन क्या होता है, ट्रांसलोकेट हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये ट्रांसलोकेट होता है, तो ये प्रोटीन हमें याद रखना है कि ये हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2 वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, V1 और V2 वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों वेसिकल क्या होते हैं, बड ऑफ हो जाते हैं। एक हमें यहाँ फिर याद रखना है, स्टार मार्क हम यहाँ लगा रहे हैं कि इन वेसिकल्स में कौन से प्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। और पेरोक्सिन्स होता है, और पेरोक्सिन्स क्या होता है, पेरोक्सिसोम असेंबली वाला प्रोटीन होता है। फिर ये V1 और V2 क्या है, आपस में ये फ्यूज्ड हो जाता है। फ्यूज्ड हो जाने के बाद क्या होता है, हमारा पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन होता है। अब हमें मेन है कि इसमें स्टडी करना था कि ये जो मैट्रिक्स जो हमारा प्रोटीन है, मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये कहाँ से आता है और कैसे पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसलोकेट होता है। तो सेम हमने यहाँ पे क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है, यहाँ मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद ये मैसेंजर आरएनए क्या है, साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में साइटोसोलिक राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाता है और इस प्रोटीन का क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो हमारा ट्रांसलेशन होके जो प्रोटीन बना है, तो हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। मैट्रिक्स प्रोटीन। अब ये हमारा मैट्रिक्स प्रोटीन ट्रांसलोकेट होना है पेरोक्सिसोम्स के अंदर। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है प्रोटीन में, ये हमारा C टर्मिनल है। C टर्मिनल में सीक्वेंस प्रेजेंट है, PTS1 सीक्वेंस प्रेजेंट है, जिसमें है कि 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, सेरीन, लाइसिन और ल्यूसीन होते हैं। ये जो PTS1 जो सीक्वेंस होता है, इसको आइडेंटिफाई करता है एक प्रोटीन, PX5 प्रोटीन इसको आइडेंटिफाई करता है, जिसको आप क्या है, पर्पल कलर में देख सकते हैं। इसके साथ जैसे ही ये क्या होता है, बाइंड हो जाता है, यानी आइडेंटिफाई हो जाता है, तो अब ये क्या होता है कि ट्रांसलोकेट होना स्टार्ट हो जाता है पेरोक्सिसोम की तरफ।
पेरोक्सिसोम में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या है कि एक डॉकिंग ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं डॉकिंग कॉम्प्लेक्स। डॉकिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो डॉकिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये बना हुआ होता है PX14 का। इसके बाद ये बना हुआ होता है हमारा PX14 के बाद ये हमारा बना हुआ होता है PX हमारा 13 एंड इसके बाद ये बना होता है PX17 का बना हुआ होता है। ये हमारा जो PX5 है यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो बाइंड हो जाएगा कौन सा हमारा PX5 यहाँ पे बाइंड हो जाएगा डॉकिंग कॉम्प्लेक्स के साथ, यानी बाइंड हो जाएगा डॉकिंग कॉम्प्लेक्स के साथ। जैसे ही बाइंड हो जाएगा तो बाइंड होने के बाद होगा क्या है कि जो हमारा यहाँ पे PX जो 14 था और PX जो हमारा 5 था, ये पेरोक्सिसोम में क्या है एक पोर का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप यहाँ सेंटर में देख सकते हैं कि ये पोर का फॉर्मेशन हो गया है। तो पोर का फॉर्मेशन होते ही क्या है हमारा जो प्रोटीन है इसके अंदर आ जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर। अंदर आने के बाद जो हमारा यहाँ पे जो हमारा पैक्स 5 था, ये क्या है कि बाहर निकल जाएगा, यानी उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, यानी कहाँ आ जाएगा ये साइटोसोल में आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन का जो टारगेटिंग होता है पेरोक्सिसोम में इस तरीके से होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पेरोक्सिसोम होता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है सेल के अंदर। अब अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो पेरोक्सिसोम क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करता है और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है हार्मफुल होता है हमारे सेल के लिए। और सेल के अंदर क्या है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी पेरोक्सिसोम्स के अंदर एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कैटालेज बोलते हैं। ये कैटालेज क्या करता है डिकम्पोज कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। डिकम्पोज करने के बाद ये कन्वर्ट कर देता है इसको वाटर में। इसके अलावा क्या है कि जो पेरोक्सिसोम है वो फैटी एसिड का भी ऑक्सीडेशन करता है। तो अभी इसका एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है एक फैटी एसिड है। तो ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड का यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है हमारा जो प्रोडक्ट बनता है H2O2, यानी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये हो गया है पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हमारा जो कैटालेज है, जो कि कैटालेज हमारा कहाँ प्रेजेंट है पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट है। पेरोक्सिसोम में जो कैटालेज प्रेजेंट है ये क्या करेगा इसका 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पेरोक्सिसोम है ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। टॉक्सिफिकेशन भी करता है। अब जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल का भी फॉर्मेशन करता है हमारा, डोलिकोल का भी फॉर्मेशन करता है। और ये डोलिकोल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी में भी प्रेजेंट होता है, जिसके साथ हमारा ओलिगो जो सैकराइड्स होते हैं वो बाइंड होता है। पेरोक्सिसोम क्या है सिंथेसाइज करता है प्लाज्मोलोजेंस को भी हमारा सिंथेसाइज करता है। ये एक फैमिली है फॉस्फोलिपिड्स की। और ये जो प्लाज्मोलोजेंस होते हैं इस प्लाज्मोलोजेंस के जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है इसके साथ ग्लिसरॉल क्या होता है जॉइंट होता है ईथर बॉन्ड के साथ। और ये ज़्यादातर कहाँ हार्ट और जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो आइए इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये प्लाज्मोलोजेंस का क्या है स्ट्रक्चर है। ये हमारा पी फॉस्फेट को शो कर रहा है, ये हमारा फॉस्फेट है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन का एक चेन है, तो हम इसे लिख रहे हैं हाइड्रो
कार्बन चेन। इस चेन के साथ ये जो ब्लू कलर में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ग्लाइसिरोल सिरोल हमारा जॉइन है इसके साथ। और ग्लाइसिरोल किसके थ्रू जॉइन है? ईथर बॉन्ड के थ्रू। तो हमें ये याद रखना है, पेरोक्सिसोम प्लाज्मोलोजेंस का भी फॉर्मेशन करता है यानी सिंथेसाइज करता है, जो कि हमारे क्या है, एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट का जो सेल होता है उसके मेम्ब्रेन के लिए, और ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन के लिए। जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, ये पेरोक्सिसोम्स क्या है कि एक और क्या है, रिएक्शन को शो करता है। इस रिएक्शन को हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इस फोटो रिस्पायरेशन को हम इस तरीके से समझते हैं, इस फिगर से। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारा क्या होता है, बाइंड होकर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारा ये फॉर्मेशन करता है 2,3 फॉस्फोग्लाइसरेट का फॉर्मेशन करता है। इसी साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या करता है कि ये फॉर्मेशन करता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। हम फोटो रिस्पायरेशन कह रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो कई बार क्या होता है कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसी को हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये हमारा जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है और फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करते ही ये ग्लाइकोलेट हमारा पेरोक्सिसोम्स में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। पेरोक्सिसोम में ये जो ग्लाइकोलेट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइको ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लाइको ऑक्सिलेट क्या है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ग्लाइकोलेट से ग्लाइको ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो यानी इस ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। और यही हाइड्रोजन परऑक्साइड बाद में क्या है, वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है यानी हमारा ग्लाइसरीन है, तो यानी ग्लाइसिन क्या है कि ये ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होने के बाद जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन है, ये कन्वर्ट हो जाता है सेरीन में। और सेरीन में जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यही जो सेरीन है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है वापस क्या है, पेरोक्सिसोम्स में। सेरीन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरेट में, और ये ग्लाइसरेट क्या हो जाता है कि हमारा केल्विन साइकिल में क्या हो जाता है, इंटर करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो फोटो रिस्पायरेशन होता है, ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो बेनिफिशियल नहीं होता है, तो और इसमें होता क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कंज्यूम हो रहा होता है, और हमारा एटीपी का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। आज हमने डिस्कस किया पेरोक्सिसोम के असेंबली यानी बायोसिंथेसिस को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया कि कैसे हमारा जो मैट्रिक्स प्रोटीन है पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसफ़र होता है यानी ट्रांसलोकेट होता है, यानी ट्रांस टारगेटिंग होता है। इसके बाद हमने पेरोक्सिसोम्स के फंक्शन को डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।